अस्सलाम वालेकुम हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान, पर्टिकुलरली मेरे लिए बहुत ही खास मेहमान है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वी गॉट टू नो ईच अदर व्हेन आई स्टार्टेड कॉलेज बैक इन 2011। फास्ट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस किया था मैंने, और उसमें ये भाई भी मेरे साथ थे। एंड देन फॉर दोज 4 years वी वर टुगेदर फॉर मोस्ट पार्ट। हमने ऑलमोस्ट ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हमने साथ किए, सवाए FIP के। वो इन्होंने हमें डिच करा दिया, तो हम किसी और के पास चले गए। बट साथ खालिद सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। Thank you for having me. It's a pleasure to be here. चलें, साथ भाई मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? I'm a data engineer working for Teradata for the past 5 years, and yeah, that's what I've been doing. और टेराडेटा तो आई थिंक ये है ना, ये इट्स अ डेटा कंसल्टिंग कंपनी, राइट? Exactly, it's a data management company. Basically, जितनी भी corporations हैं उनके हमारे clients होते हैं different, और उनका जितनी भी डेटा मैनेजमेंट है उसकी डेटा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। उसमें से उनको जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, बेसिकली डेटा मैनेज करना होता है आपको। राइट। Yes. थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि किस क्योंकि टेराडेटा के अपने तो काम नहीं होते, राइट? दे प्रोवाइड कंसल्टिंग टू अदर कंपनीज। तो आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं? मैं वॉल्वो कार्स, सबने नाम सुना होगा, ऐसे। द कार कंपनी। Right. बेसिकली उनको हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम में। वेरी गुड। और जनरली इफ़ आई वर टू आस्क यू कि डेटा कंसल्टिंग, क्योंकि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ये बड़ी नई चीज़ है, जाहिर है कि ये मतलब ये भी होता है कि डेटा को मैनेज करना होता है। तो उसका क्या मतलब है? अगर मैं कहूँ ना कि एक डेटा का लाइफ साइकिल होता है, या कोई भी कंपनी आती है कहती है जी मेरा डेटा मैनेज करना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ये थोड़ा आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया क्योंकि ये समझाना लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई विल ट्राई। इसमें कार कंपनी को छोड़ देते हैं, हम सिंपल सी एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री के ले लेते हैं क्योंकि फ़ोन हर कोई यूज़ कर रहा होता है। तो बेसिकली आपको समटाइम्स आपने देखा होगा, आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आपकी जो एड्स आ रहे होते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, आप कहीं से गुजरते हैं तो आपको उस कंपनी का ऐड आ जाता है। आप लेट्स से एथनिक के बाहर से गुजर रहे हैं, ये जो आपकी गर्ल्स की क्लोथिंग वाली शॉप्स होती हैं, राइट। तो आपने नोट किया होगा समटाइम्स उसका मैसेज आ जाता है, कोई सेल लग रही है उसका मैसेज आ जाता है। तो बेसिकली ये जो सब कुछ हो रहा होता है ये रैंडमली नहीं हो रहा होता, इसके पीछे आपका पूरा एक आर्किटेक्चर बना होता है डेटा का। आपकी सारी डेटा कलेक्शन हो रही होती है, कंपनीज कर रही होती हैं, और बेसिकली उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें से आपको वो बेसिकली पर्सनलाइज्ड एड्स भेजे जा रहे होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट होता है आपकी जिस तरह की कॉल्स, आपकी फ्रीक्वेंसी है, आपकी जिस तरह की लोकेशन का डेटा है, और उसके बाद जो ब्रांड्स के साथ उनकी डील्स हुई होती हैं। तो आपको बेसिकली इस प्रोसेस को सारे को स्ट्रीमलाइन करना और आप तक ऐड किस मोमेंट पे पहुंचना है, और बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री, बेस्ड ऑन योर बाइंग पैटर्न्स, तो वो बेसिकली ये हमारा काम है कि वो जो पूरा स्ट्रक्चर है कि टारगेट कैसे किया जाए आपको, Right. या कौन सा पैकेज आपको दिया जाए। तो ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ बेसिकली हम लोग कर रहे होते हैं, डेटा मैनेजमेंट में कर रहे होते हैं। बेसिकली वी आर राइटिंग कंप्यूटर कोड्स to process the data and use it in a particular way in which the client wants. राइट। अच्छा, मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगा, पता नहीं क्यों शायद लोगों को लगना शुरू हो जाए कि ये डेटा कंसल्टिंग की वो है, दिस नॉट वन ऑफ दोज पॉडकास्ट्स। एक करीबी दोस्त को बुलाने का मकसद ये था कि मैं थोड़ा सा फ़लसफ़े पे जा सकूँ, एंड आई लाइक टू एक्सप्लोर दैट विद यू। साथ में, हाउ ओल्ड आर यू? I am 29. 29। अभी आप जॉब कर रहे हैं एक? Yes. और शादी होगी आपकी? शादी नहीं हुई अभी। अच्छा, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? पहले तो आई डिड नॉट फील एनीथिंग, मतलब था कि ठीक है यार, अभी बहुत टाइम है। बट लोग जिस तरह है ना पाकिस्तान में बात करते हैं कि ख़वातीन काफ़ी सारी ये बात करती हैं कि इफ़ अ गर्ल इज़ 25 उसके बाद उसके लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाता है, अगर उसकी शादी नहीं हुई, क्योंकि सोसाइटी तंग करती है बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से तो लड़कों के साथ भी यही होता है क्योंकि अभी जिससे मैं मिलता हूँ, किसी अंकल से मिलूँ, आंटी से मिलूँ, उनका सबसे पहला सवाल होता है, अच्छा आपने अपने बेटे की शादी क्यों नहीं की ना अम्मी अबू से? और उसकी वजह से अम्मा अबू भी प्रेशर फील करती हैं कि यार ये क्या सीनियर है इसका, ये बैठा हुआ है जो 29 साल का हो गया है। तो बेसिकली अब जो है थोड़ा सा मुझे फील होने लग गया कि यार एक प्रेशर जो है ना सोसाइटी का, जो बिल्ड पहले नहीं होता था, पहले भी लोग करते थे, राइट। अब थोड़ा जो है ना 29, आई एम अबाउट टू हिट 30 नेक्स्ट ईयर, तो एक अजीब सा थोड़ा ना वो बनने लग गया है कि यार अच्छा अब कर लेनी चाहिए। और उसकी वजह, और ये इसलिए आना शुरू हुआ है क्योंकि
सोसाइटी की तरफ से जो है ना अब हर बंदा आके पूछता है। हाँ तो एक थोड़ा अजीब सा अब जो है ना एक फेज़ आ गया लाइफ का कि यार अच्छा कर लेनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या सीन है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज आई टॉक टू अ लॉट ऑफ गर्ल्स एज वेल एंड यू नो सम देयर वर गर्ल्स इन माय टीम एज वेल। आई वाज यू नो डिस्कसिंग समथिंग और उसमें भी शादी की बात आई तो यू नो दे वर ऑफ द सेम ओपिनियन लाइक यार शादी की बात नहीं करनी, सोसाइटी जो है ना पीछे पड़ी हुई है। And for someone you know I got at least nikah very very early. I was 23 at the time and then शादी भी 27 पे हो गई। मुझे ये बात बड़ी ऑड सी लगती है कि you know it almost seems like people don't want to get married but the social pressure essentially pushes you towards it. Do you think शादी बड़ी मुश्किल बना दी गई है जिसकी वजह से लोगों को डर लगता है उससे, या क्या वजह है कि जिस तरह आपने भी जब तस्करा किया उसका आपने ये नहीं बोला कि यार काफ़ी लेट हो गया मैं सोच रहा हूँ शादी करने, बट आपको तो यार प्रेशर फील हो रहा है मतलब मैं तो ना ही करूँ शादी। सो व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस ऑन दैट? इसमें बेसिकली आई थिंक सोसाइटी ने शादी को, वैसे तो सोसाइटी ने हर चीज़ को ही मुश्किल बना दिया हुआ है, बट ये कि शादी इन पर्टिकुलर जब भी कोई बंदा करता है तो एक तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बिल्ड कर दिए गए हैं। आपका सबसे पहले होता है जी लड़का कमाता कितना है आपको, इसलिए अभी काफ़ी सारे आपने देखा होगा लोगों की शादियां काफ़ी लेट हो रही हैं, ख़ासतौर पे लड़कों की। और उसमें रीज़न यही है कि स्टेबिलिटी और वो सब कुछ जो है जब तक नहीं होता तब तक जो है मैन फील जो है उस तरह से है कि दे फील अनकम्प्लिश्ड जब तक वो फुल स्टेबल ना हो, बहुत अच्छी तनख्वाह ना हो, आपका सब कुछ जो है सेटल ना हो, घर ना हो, वो ना हो, और Benchmarks बहुत ज़्यादा बेंचमार्क्स बढ़ते जा रहे हैं आपके। और जो एक्चुअल था कि हाँ 2 people विल गेट टुगेदर, दे विल बिल्ड देयर लाइफ टुगेदर, वो चीज़ जो है अब साइड पे हो गई हुई है। बेसिकली आपने एक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रिजिड बना दिया हुआ है जिसकी वजह से ये चीज़ हाँ अब मुश्किल हो जा रही है। यस। And do you think, in your experience, do you think, age-old question है Pakistani society का particularly, but love marriage versus arranged marriage, what would you put your weight on? Would you find someone yourself? Would you rather find someone yourself? Yeah, would you rather be like यार parents से कोई ढूंढ दें because I feel like यार आई थिंक इट डिपेंड्स। आप इस चीज़ को ना बिल्कुल भी जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इफ़ यू फाइंड समवन नाइस देयर इज़ नो रॉन्ग इन गेटिंग मैरिड, लव मैरिज हो जाए कोई उसमें नहीं है। अगर पेरेंट्स कोई अच्छी लड़की ले आते हैं तो उसमें भी कुछ नहीं है, मतलब इट रियली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप किस तरह से चल रहे हैं। बट आई थिंक इसको कैटेगराइज कर दिया गया है और वो भी एक थोड़ी अजीब सी चीज़ है। अगर यूजुअली हम देखें हमारी सोसाइटी का ऑब्वियसली हमेशा से अरेंज मैरिज होती थी। एक ज़माना था बीच में कि लव मैरिज को थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग तरीके से भी देखकर पसंद नहीं किया जाता था, आप कह सकते हैं। वो खानदान वाले भी जाके बताते थे कि नहीं वो फैमिली फ्रेंड्स थे, एक्चुअली वो लव मैरिज हुई होती थी, बट वो सडनली एक बुरी चीज़ होती थी, ऐसे पता नहीं क्या लोग छुपा रहे होते थे कि अच्छा लव मैरिज है, ओहो ये तो वो नहीं बताते थे। तो आई थिंक अब थोड़ी एक्सेप्टेंस आ रही है इस चीज़ में, तो बट इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज ही हो, समटाइम्स आपके पेरेंट्स भी अच्छी लड़की अगर ले आते हैं और इस तरह का ही होता है तो it's not an issue. हाँ एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन जिसमें आप जाते हैं। Do you think it's easy to find someone for yourself though, unless आपके बड़े particular you know circumstances ऐसे हों? Even a lot of times आप you know college university जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी पाकिस्तान में तो ये भी है ना कि यूनिवर्सिटी में even if you're looking to find someone, and I'm not talking about कि आपकी बड़ी अजीबो-गरीब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि हमारे कल्चर में out there हैं, but यू नो को वो होता है कि जी लड़का लड़की साथ ना बैठें, ये ना करें, वो ना करें। जनरली जो बिटवीन जेंडर मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ऑस्ट्रेसाइज किया जाता है। एंड देन बियॉन्ड दैट इज वेल, आप खुद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो द रेशो जनरली इज लाइक 40 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स 20-1 का रेशो है ना, तो उसमें सक्सेस रेट अगर 100% भी हो तो 38 बॉयज़ एसेंशियली आर जस्ट सिंगल। एंड देन फिर आप यू नो जॉब पे जाते हैं तब भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अब इसको बेशक आप उसको कह लें जोक्स वगैरह में उड़ा लें, बट देन द फैक्ट इज़ कि जहाँ पर आई मीन जिस सोसाइटी के अंदर जनरली अरेंज मैरिजेस का बड़ा एक वो होना शुरू हो गया कि यार नहीं अरेंज मैरिज नहीं, मीडिया ने आपको ये कहा कि नो लुक फॉर योरसेल्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई मीन अरेंज मैरिज इज़ अ वेरी सब कॉन्टिनेंटल थिंग, इट्स नॉट नेसेसरली समथिंग विच इज़ एन इस्लामिक थिंग। तो अगर आपने खुद जाकर फाइंड करना है और तरीके से भी करना है, तमीज़ तरीके अच्छे अपने कल्चरल सारे टिक मार्क्स करके, तो देर इज़ नो रियल लेजिटिमेट वे टू एक्चुअली फाइंड पीपल। उन्हें हलाल डेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। व्हाट डू यू थिंक?
आई थिंक इसमें एक तो हमारी जो सोसाइटी ऑब्वियसली इट्स वेरी कंफ्यूज नाउ, क्योंकि हम लोग रहे एक बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहे हैं, लेकिन जो हमारी जनरेशन है और हमारे बाद वाली, आई थिंक आर्स वाज द फर्स्ट इंटरनेट जनरेशन, जो लोग अभी लेट 20s में अर्ली 30s में हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम उनको इंटरनेट मिला, हाई स्पीड इंटरनेट, और जो एक्सेस था टू यूएस मीडिया, ख़ासतौर पे सीजन्स देखते हुए हम सारे बड़े हुए हैं, गॉसिप गर्ल देख रही होती है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है आपकी एक बहुत ही बेसिकली आपका माइंडसेट, आपकी जो आप मीडिया कंज्यूम कर रहे थे वो शेप कर रहा था, बट आप रह जहाँ पे रहे थे वो जगह जो है उधर वो माइंडसेट चल नहीं सकता एग्जैक्ट। तो आजकल मतलब अभी भी इफ़ अ गाय एंड अ गर्ल आर डेटिंग इट इज़ कंसिडर्ड अ बैड थिंग इन 99% ऑफ योर सोसाइटी। शायद बड़े शहरों में थोड़ा बेहतर हो गया है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अब हम लोग कंफ्यूज हैं बेसिकली। हमें चाहिए वो कि हाँ अच्छा हॉलीवुड में ये सीन था, वो एक फेरी टेल होती है, लव स्टोरी होती है, वॉक टू रिमेंबर वाला सीन। अच्छा वो खैर काफ़ी सैड मूवी थी बट अभी आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ मूवी जो कि इस तरह की थी, बट रोमांटिक मूवीज बड़ी क्यूट सी होती हैं जिसके अंदर जो है ना आपकी बड़ी एक मजे की स्टोरी होती है और फिर मैजिकल तरीके से आपका सीन हो जाता है सारा कुछ। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उस तरह सेट हो गई हैं। रियल लाइफ में ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट 99.9% लोगों को नहीं होता ये। तो आई थिंक हमारी एक्सपेक्टेशंस अब काफ़ी ख़राब हैं, और कपल्स का आप नहीं बहुत मुश्किल है, इट्स लुक डाउन अपॉन। आपको अगर कोई पसंद भी है पाकिस्तान में, आप नहीं बता सकते अपने पेरेंट्स को जाके, इजीली नहीं बता सकते, और यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते। वो अब अम्मा पापा कहेंगे भाई जाके पढ़ाई करो, तुम किन चक्रों में पड़े हुए हो। तो हाँ, कोई लेजिटिमेट उस तरह से तरीका नहीं है कि जी ये नॉर्मलाइज चीज़ नहीं है। तो फिर हाँ इवेंचुअली लोग जो हैं दे यूजुअली I don't know, messed up थोड़े से। messed up होता है ऐसा। Even growing up, I know a lot of my friends who had relationships. Yes. But it was just such a, और वो बड़ी अच्छी relationships थी, मेरे इर्द गिर्द थी, नज़र आ रहा था यार ये लोग कितने अरसे से साथ हैं, सारा कुछ है, but somehow things were just pointlessly difficult for them. यार किसी को बता नहीं सकते, चुपके से मिलेंगे, यूं करेंगे, वो करेंगे, और फिर आखिर में वो इतनी डिफिकल्टी, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, सारा कुछ था, लेकिन बिकॉज इतना मुश्किल था कि इट डिडंट वर्क आउट, एंड देन आखिर में जो है ना वो सिचुएशंस गॉट मेस्ड अप, एंड आई फाउंड दैट क्वाइट ऑड। और फिर मैंने उसके बाद देखा कि जी पेरेंट्स ने जाकर अरेंज मैरिज वगैरह करी, एंड दैट ऑल्सो डिडंट वर्क आउट बिकॉज बिल्कुल ही माइंड सेट आउट हो चुका हुआ था। अगेन आई एम नॉट सेइंग अरेंज मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, यू नो, अगर आपके पास कोई आज तक नहीं आया, कोई वो नहीं है, you're open, genuinely open to meet someone, तो आप पेरेंट्स लेकर आए, आप खुद मिलने, doesn't really matter. Exactly. बट आप किसी के साथ हैं और उसके साथ आप फोर्सफुली उसको ख़त्म कराया जाए और फिर अरेंज मैरिज की तरफ फेंका जाए, तो दैट जस्ट उसमें तो फिर आपके जो है वो दोस्त मैरिजेस, लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट बहुत कम है। आप कभी एनालिसिस करें कि पाकिस्तान में डेड मैरिजेस कितनी हैं। तो अब आप बहुत से लोग खुश नहीं हैं शादियों में, तो अब फिर वही उसी तरह की सिचुएशन होती है, पीपल लीड एन अनहैप्पी लाइफ, और वो एक अजीब सा होता है। कुछ लोगों के लिए अच्छा भी हो जाता है, आई मीन बहुत से लोगों के लिए अच्छा भी होता है। अरेंज मैरिजेस ऑलवेज वर्क, मतलब बहुत से केसेस में दे डू वर्क, और बट वही बात है कि लव मैरिजेस they also work, yeah, and it's not a one size fits for all. I have seen cases कि जिसमें लोगों की फैमिली में शादी हुई थी and the guy cheated and he married someone else, और मतलब लोग कहते हैं ना कि फैमिली में लोगों का पता होता है, आपको किसी का नहीं पता होता। तो मैरिज इन द एंड इज़ ऑलवेज अ रिस्क। आप ले रहे हैं कि इस बंदे के साथ आई हैव टू स्पेंड माई लाइफ, तो वो कोई भी हो सकता है। पीपल आर गुड एट हाइडिंग देयर ट्रू सेल्फ्स। 100%। आपने बड़ी मज़े की बात बोली डिवोर्स रेट वाली, एंड आई बीन हियरिंग द प्राइम मिनिस्टर कीप ऑन रिपीटिंग दिस, जी डिवोर्स, वेस्ट में देखो डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है और फैमिली सिस्टम आउट है। अच्छा, मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगती है ये बात। पाकिस्तान में द कॉन्वर्जेशन अराउंड डिवोर्स इज समहाउ, बड़े हाई हॉर्स से हम आते हैं कि हमारा डिवोर्स रेट बहुत कम है। यस, एंड समहाउ वी जस्ट सॉर्ट ऑफ, अच्छा इस वजह से भी ऑड लगता है बिकॉज अगर सिर्फ कल्चर की बात की जाए ना, अगर पाकिस्तानियत पे ये बात की जाए कि डिवोर्स इज़ समहाउ अ बैड थिंग एंड ये हमारा कल्चर है, तो चलो फिर भी मैं मान लूँगा, क्योंकि हो सकता है पर्टिकुलरली इंडिया में ये बहुत चीज़ थी। इंडिया में तो ये कॉन्सेप्ट था कि डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हस्बैंड, और इनफैक्ट अगर हस्बैंड मर जाता था तो बीवी को जला देते थे जाके, और इस तरह की चीज़ें, ये मतलब सब कॉन्टिनेंट का कल्चर था। बट इसको रिलीजन के साथ भी जोड़ा जाता है कि हमारी वेस्ट की वैल्यूज़ बड़ी ख़राब हैं। अच्छा, दैट आई फाइंड क्वाइट ऑड बिकॉज
religiously speaking, growing up, we, हमने भी पढ़ी हैं. Prophet married a bunch of people जिनको जो कि women who were divorced. Exactly, उन्होंने yeah. दिखाया कि यार there's nothing wrong with that. But somehow हमारे discourse के अंदर वो चीज़ like वो ना white wash कर दी जाती है. And again, every time I hear the Prime Minister talk about that, I just थोड़ी देर क्वेश्चन मार्क आता है कि यार भाई क्या बातें कर रहे हैं आप, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं. बिकॉज दिस इज़ जस्ट एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. लाइक आप एक बंदे को एक गलत शादी में रखो, पूरी जिंदगियाँ गुजार दो डेड. मैं आपको बताऊँ, आई रिसेंटली गॉट अ DM, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे जो रिलेशनशिप है वो बड़ी पब्लिक है, तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो somehow दे अप्रिशिएट दैट एज वेल, बट दे ऑल्सो समटाइम्स मैसेज एंड दे अपने बारे में भी वो शेयर करते हैं. दिस वुमन मैसेज मी, शी वाज लाइक, लिसन, लाइक आई सी योर रिलेशनशिप एंड इट्स वेरी नाइस एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज, एंड शी यूज्ड मी एज लाइक अ डियर डायरी एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट हाउ शी गॉट मैरिड लाइक 4 years ago or 5 years ago and her husband doesn't talk to her. And मैंने कहा जी शादी हुई और शादी होने के बाद जी उन्होंने कोई बात नहीं की मुझसे. मैं थोड़ा सा अगर मैं कोई एफर्ट, कुछ भी एफर्ट डालूँ तो मेरे पे चीखना शुरू हो जाते हैं, मुझे मारते हैं, पता नहीं हमारा बच्चा भी हो गया है और मैं कोशिश करती रही. लाइक शी इज़ जेन्युइनली ट्राइंग टू सेव हर मैरिज, बट the husband doesn't care. I don't know if he had someone else or पेरेंट्स ने फोर्सफुली कर दी, क्या वजह. अब बियॉन्ड द, अच्छा जी बच्चे की खातिर वो औरत अपनी ज़िंदगी तबाह कर दे, और ये सिर्फ औरत की मैं बात नहीं कर रहा, ये मर्द भी हो सकता है. मर्द भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई मर्द हो सकता है जिसमें द वाइफ इज जस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू व्हाटएवर. व्हाई शुड दिस पर्सन रिमेन इन दिस मैरिज, लाइक व्हाई? एग्जैक्टली. जो डाइवोर्स रेट कम है उसका एक बहुत जो मेजर रीज़न है वो यही है कि आपके लिए सोसाइटी में रहना बहुत मुश्किल है. इफ़ यू आर डाइवोर्स्ड यू आर टेक्निकली मार्क्ड फॉर लाइफ, कि हाँ यार मतलब कोई भी बात करेगा तो एक अजीब तरीके से बात की जाती है. डाइवोर्स्ड मर्दों के बारे में भी, ख़वातीन के बारे में भी, इट्स जनरली कंसिडर बैड थिंग. कोई मसला होगा इसके अंदर, डिवोर्स हो गया. एग्जैक्टली. तो इस वजह से लोग फिर शादी से निकलते भी नहीं है, बिकॉज उनकी बहुत से केसेस में उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है. दे विल नेवर फाइंड अ पार्टनर, क्योंकि वो एंड पे यही होगा कि पेरेंट्स ढूंढेंगे किसी को. बहुत से केसेस में कुछ लोग होते हैं लकी, इवन आफ्टर डाइवोर्स दे आर एबल टू फाइंड समवन न्यू, और उसके बाद अच्छी उनकी रिलेशनशिप चली जाती हैं. बट जो मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी है वहाँ पे तो आप किसी छोटे शहर में जाएं, वहाँ पे कोई डाइवोर्स खातून है, उनके लिए किसी अच्छा बंदा मिलना बहुत मुश्किल काम होता है. आपकी सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती है. और इवन मतलब अच्छी खासी फैमिलीज हों, उनको पता चले कि अच्छा ये लड़की डाइवोर्स्ड है, तो एकदम से वो हो जाता है कि क्या हुआ, क्यों, हाँ क्या ये क्यों मसला था. हाँ तो हम अपनी बेटी की शादी किस तरह कर दें, या हम अपनी बेटी की शादी एक डाइवोर्स बंदे के साथ कैसे कर दें. तो इस वजह से भी लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता. दे हैव टू स्टे इन दैट मैरिज, क्योंकि उन्हें पता है कि बाद में बहुत मुश्किल होगी हमें. तो बेसिकली फिर लोग स्टक होते हैं, और फिर यही होता है जो उन बेचारे खातून के साथ है जो जिनकी आप बात बता रहे थे. तो उनके लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन बन जाती है फिर. 100%. कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा मैं वापस फ्लिप करके लेता था, मेरी डिप्रेसिंग होगी थोड़ी सी. मैं अगेन उस पर लेकर आऊँगा कि एज अ 29-year-old मेल इन पाकिस्तान, हाउ डू यू फील जनरली beyond the shadi wala aspect? How do you feel? Do you think are you happy? Are you a happy person? Yes, I think it really depends on the mood. but I think I'm but generally majority of the time आपका mood कैसा होता है? I'm generally happy, satisfied. मतलब I think I have a good job. उस तरह से friends हैं, अच्छा social circle है, तो family is also very supportive. तो I do feel happy generally. I mean, all of these tick marks are there. So if you're reflective, you're happy. But to be very honest, day to day के अंदर, are you really sort of being like, यार, life's good, I'm having fun, yeah? Are you just like, yeah, हाँ, there is always a feeling कि there is something missing. वो शादी के पर्सपेक्टिव से मैं नहीं कह रहा, बट ये होता है कि यार जो बस यही लाइफ है. मतलब ठीक है, सारे टिक मार्क्स थे, ठीक है, जॉब भी होगी, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, सब कुछ हो गया. बट इवेंचुअली जब आप काम ख़त्म करते हैं उसके बाद बंदा सोचता है ऑब्वियसली कि यस आई एम हैप्पी, बट एक वो जो फुलफिलमेंट है वो शायद लैकिंग है. और उसका रीज़न अभी तक मेरे लिए पिन पॉइंट करना जो है थोड़ा मुश्किल है कि अगर पिन पॉइंट हो जाता तो शायद यू माइट बी एबल टू फिक्स दैट. एग्जैक्टली. I feel like you traveled to Thailand not long ago. Yes, I mean, that was pre-COVID, obviously. Yes. Did that change you as a person? I think it did in many ways. एक तो वो मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, और उधर जाके जो है, हाँ, दैट वाज वन टाइम आई वाज रियली हैप्पी. जो मतलब जितने भी मेरे ट्रिप्स हुए हैं, इस तरह के वेकेशन ट्रिप्स हुए हैं, जब मैं अपनी लाइफ से थोड़ा बाहर निकल के, ऊपर से आप होते हैं ना, आप
लाइफ के रोलों में फंसे होते हैं और हाँ दैट वाज अ वेरी वेरी गुड ट्रिप. Why do you think that sort of did that for you? Why did you think कि दिमाग खुलता है, एक सिस्टम होता है, why was that trip so important? आई थिंक कि अब इसके पीछे थोड़ी लंबी स्टोरी है. जब से मैं ग्रेजुएट हुआ था, एक तो मैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री में जब आया था, थोड़ा पीछे जाऊंगा मैं. और बेसिकली आई केम हियर बाय एन एक्सीडेंट, क्योंकि हमेशा से मेरा ये होता था कि जब मैं छोटा था, आई एम एन आर्मी ब्रैट. तो फादर आर्मी में थे, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी. तो शुरू से यही था कि जी आर्मी में जाना है. तो एफएससी तक तो लाइफ मेरी डिफाइंड थी पूरी, जो है मैं खुश था कि यार ठीक है लाइफ चल रही है. तो उसके बाद फिर जब आर्मी के लिए मैंने अप्लाई किया, देयर वाज एन इशू मेडिकल का हुआ था जिसमें दे डिड नॉट एक्सेप्ट मी. उसमें एक चेस्ट का कुछ इशू था, माय स्टर्नम वाज अ बिट क्रैम्प्ड, कोई पता नहीं. इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन माय यूजुअल नॉर्मल लाइफ. राइट. बट आर्मी के लिए उन्होंने सियाचिन अगर भेजना है तो इट कैन बी समथिंग जो कि वो थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए मुश्किल हो सकता है. देयर इज़ अ चांस. तो उधर से जब मैं रिजेक्ट हुआ तो फिर तो आई वाज लाइक यार अब क्या करूँ ना, क्योंकि उस वक्त तक मुझे याद है आई हैड टू टेक अ गैप ईयर क्योंकि एफएससी के बाद. क्योंकि मुझे था ही नहीं कि यार मुझे नर्स जाना है या मुझे लम्स जाना है. मुझे था कि बस डायरेक्टली जो है एंट्री टेस्ट दे दिए थे मैंने सारे. बट ये कि तैयारी कोई नहीं की हुई थी. मुझे था कि यार मैंने तो बस आर्मी में ही जाना है, और कोई मेरे माइंड में आता ही नहीं था कि इंजीनियरिंग करनी है, प्राइवेट सेक्टर में मुझे जाना है, कभी भी नहीं था. तो जब नहीं हुआ उसके बाद फिर ये था कि अच्छा चलो अब गैप ईयर लेके अब नेक्स्ट ईयर. लेकिन उसके बाद कोई वो नहीं था, पैशन नहीं था कि क्या करना है, बस अब यूनिवर्सिटी लाइफ चलानी तो है आगे. तो बस फिर एंट्री टेस्ट दिए, एग्ज़ाम दिए. नेक्स्ट ईयर जो है मेरा 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में हो गया. फिर ये था कि अच्छा चलो एक यूनिवर्सिटी में, एयर यूनिवर्सिटी में हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, केस में हुआ था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और फास्ट में हुआ था कंप्यूटर साइंस में, और नर्स का भी जो है ना रिज़ल्ट आना था. तो हम बैठे हुआ सोच रहा कि जी क्या किया जाए ना. तो बस लोगों से सुना हुआ था कि फास्ट कंप्यूटर साइंस अच्छा है. तो बस सीधी तरह मैं चला गया, चलो फास्ट का करते हैं ठीक है. तो उन दिनों में ये हुआ था कि नर्स का मैं रिज़ल्ट का वेट कर रहा था, फिर पता नहीं पेपर लीक हुआ था क्या हुआ था, तो नर्स का ना एग्ज़ाम उन्होंने दोबारा स्केड्यूल कर दिया था. तो फिर मैंने फास्ट में एडमिशन ले लिया था. उसके बाद 2 महीने बाद वो दोबारा हुआ टेस्ट, तो मेरे आधा सेमेस्टर गुजर चुका हुआ था फास्ट का. फिर मैंने दोबारा दिया ही नहीं. मैंने कहा कि यार बस ठीक है अब क्या ही करना है ना. तो बस फिर मैं फास्ट में आ गया, और कंप्यूटर साइंस में आके शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया. कोडिंग की कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या चीज़ हो रही है ना, ये C++ क्या है, जावा क्या है. और मुझे शुरू में मतलब पहला 1 साल मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था कि मुझे था कि यार आई एम नॉट गुड एट दिस. पहले सेमेस्टर में मैं फ़ेल भी हो गया था मेन जो प्रोग्रामिंग कोर्स था उसमें. और बहुत अरसे तक, पहले 1-1.5 साल तक आई वॉज कंसिडरिंग लीविंग फास्ट कि यार ये तो नहीं हो रहा मेरे से, अब मैं कुछ और ही करता हूँ. तो लेकिन इवेंचुअली क्योंकि बस अब आ गया था, तो मंदिर में कूद गए थे, तो तैरना सीखना पड़ा. तो वो जब हुआ, सेटल डाउन हो गया, तो मुझे पता था कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ अपने काम में, प्रोग्रामिंग में जो मेरी एक्चुअल फील्ड थी. बट मुझे ये था कि यार मैं मेहनत करके ना कुछ कर लेता हूँ. तो अच्छा करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब अपनी फील्ड में. तो बस फिर ना मैं उस वाली एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में चला गया था कि यार बस अब मेहनत करूँ. और लाइफ से ना बिल्कुल मतलब मेरी लाइफ उसी के इर्द गिर्द घूमती थी कि यार अच्छा मुझे बेहतर करना है, क्योंकि और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब. तो एक तरह से मैं स्टक हो गया था. अब आई रियली इन्जॉय माई जॉब अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब प्रोफेशनली जाके मैंने अच्छा किया फिर शुरू में स्ट्रगल करने के बाद. बट ये है कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे डर होता था कि यार कहीं ये ना हो कि मैं प्रोफेशनली अच्छा ना हूँ और मैं लाइफ में फेलियर ना रह जाऊँ. राइट. तो बस फिर मैं जॉब जब स्टार्ट हुई, मैंने पहले 2 साल कोई वेकेशन नहीं ली, कोई कुछ नहीं लिया. और ये यूनिवर्सिटी के भी 4 साल काफ़ी अंडर प्रेशर थे. उसके बाद फिर प्रोफेशनल लाइफ में 3-4 साल जो हैं वो गुजर गए, और कोई उस तरह से ब्रेक ही नहीं आई लाइफ में. एक ना आप रट में फंस जाते हैं कि बस यार ये करना है, बेहतर करना है अपने आप को. तो जब थाईलैंड का ट्रिप था, कमिंग बैक थोड़ी लंबा हो गया, वहाँ पे जाके फाइनली जो है ना मैं उस चीज़ से निकला काफ़ी अरसे बाद. और मुझे हुआ कि यार लाइफ में और भी बहुत कुछ है. मतलब मैं बैठा होता था बीच पे, आमने समंदर होता था, और मैं कहता था यार ये मैं किन चक्रों में पड़ा हुआ हूँ ना. पिछले 10 साल से मैंने लाइफ को बिल्कुल ही इन्जॉय नहीं किया, और
बिल्कुल ही मैंने अपने आप को ना बस एक चीज़ में घुसा दिया और उधर से निकला ही नहीं। हाँ, और बेसिकली उससे फिर मुझे हुआ कि यार नहीं, आई हैव टू Live life, री really, प्रायोरिटाइज एंड लिव लाइफ। और मैं हर वक्त इस डर में नहीं बैठा रह सकता कि फियर ऑफ फेलियर नहीं हो फेयर सकता। ऑफ फेलियर नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। ये आपने बड़ी मज़े की बात और बोली। सॉरी मैं आपको यहाँ पे काटूंगा, बट यू नो यू मे गो ऑन, याद रखिएगा। आपने जो ये बात बोली ना कि मैं इस रट में था कि जिस तरह आई हैव टू परफॉर्म। एग्जैक्टली। अच्छा, आई फील लाइक दैट्स नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ। यू नो वी डू टॉक अबाउट अ लॉट अबाउट, जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमें कॉन्टेक्स्ट मिलना शुरू हुआ। मुझे पर्सनली बहुत सारी चीज़ों का मिला। मुझे नहीं पता, जाहिर है एज अ गाय आई डोंट नो हाउ दे फील, एंड इट्स वेरी गुड दैट they've begun to talk about these things over the past few years, and so now I'm able to understand them much better, and I'm able to थोड़ा सा support much better. But when it comes to men, काफ़ी दफ़ा होता है ना कि बस मर्द तो जो एक स्पेशल जन्नत में रह रहा है और उड़ता हुआ जा रहा है, and everything is great. I feel like that's not necessarily true. I mean, there is this thing where, for example, आपके लिए, मेरे लिए भी एग्जैक्टली यही था कि सबकॉन्शियसली ग्रोइंग अप से आज तक एक दिमाग में था कि यार एक सक्सेस का मेट्रिक बना दिया गया। यस। और उस मेट्रिक के अंदर आपको पहले तो उन्होंने कुछ आर्बिट्ररी नंबर्स दे दिए कि यार आपने ना इंडियन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करना है, इस तरह की जॉब होनी चाहिए, उस जॉब में ऐसा टाइटल होना चाहिए और इस तरह ग्रोथ होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपको इस तरह प्राइम किया कि नाउ यू लुकिंग एट एवरीबडी अराउंड यू। आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं, अपने कोवर्कर्स को देख रहे हैं, आप हर किसी को देख रहे हैं और कॉन्स्टेंटली जज कर रहे हैं विदाउट इवन ट्राइंग। आप अपने आप को ना गेज कर रहे हैं कि अच्छा वो इसने ये कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया, एग्जैक्टली। मैं इतना बड़ा लूजर हूँ कि कंपैरिजन हो रहा है यस आपके फ्रेंड्स के साथ, और कॉन्स्टेंटली आप उस तरह से हो रहे हैं, एंड दैट प्रेशर ईट्स यू अप। लाइक आपको होता है कि यार मैंने प्रोवाइड करना है, आगे होगा। ठीक है, आजकल वो बात होती है ना डबल इनकम की होगा, लेकिन सब कॉन्शियसली सबके दिमाग में यही है कि डबल इनकम तो ये है कि यार वो सेविंग कर लें, हमने प्रोवाइड तो हमने ही करना है। एंड दैट्स, आई फील लाइक दैट्स टेरेबल फॉर द मेंटल हेल्थ, दैट्स टेरेबल फॉर जनरली भी। आप आई डोंट थिंक दैट्स पीपल कैन सर्वाइव अगर बस वो इसी चीज़ की टेंशन खाते रहें कि व्हाट इफ क्या होगा। मैं इस तरह से बताता हूँ अपने, मैं अगर एक्सपीरियंस से बताऊँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ पार्टनर हु वाज एबल टू गेट मी आउट ऑफ इट एज वेल, बट इट्स अब जब तक वो होता है ना कि इग्नोरेंस पे आप होते हो तो आपको पता ही नहीं होता दूसरी साइड कैसी है। कि मुझे पता भी नहीं था कि ये एंग्जाइटी कितनी बड़ी एंग्जाइटी है, जब तक दिस वन टाइम एंड हम ना फाइनली सेट के लिसन लाइक आई एम अर्निंग एंड I will take care of things, and why don't you just take some time for yourself? And when I first took that time for myself, so initially तो वही था कि oh my god, लोग क्या कह रहे हैं, बट एक पॉइंट आया जब मैंने सबको, सारी नॉइज़ को ख़त्म कर दिया और जब वो मुझे फ्रीडम मिली कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे पैसों की टेंशन ही नहीं खानी। और वो मुझे रियलाइज हुआ, मैंने हमना से बात की, मैंने कहा हमना, you know, this is something that I feel, that I know that you also feel, like you don't even know what that टेंशन इज, जिसमें आपको ये टेंशन खानी है कि मैंने प्रोवाइड करना है कॉन्स्टेंटली। यू नो, फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन दे हैव अ लॉट ऑफ अदर प्रेशर्स इन सोसाइटी। शादी का प्रेशर उनका है, उनकी बहुत सारी चीज़ों का है, बट फाइनेंशियल का प्रेशर जो मर्दों के ऊपर अनफॉर्चुनेटली बिल्ड हुआ है, आई फील लाइक वी डोंट टॉक अबाउट दैट इनफ। एग्जैक्टली। और इवन बल्कि इफ अ वुमन इज अर्निंग, तो अभी तक जो है ये चीज़ है कि इफ शी इज़ अर्निंग मोर देन हर हस्बैंड, तो द इन लॉज लुक डाउन अपॉन दैट कि यार ये क्या सीन है ना, कि वाई इज शी विद अ मैन हु इज़ लेस अकम्प्लिश्ड देन हर। तो ये एक बहुत ही चीज़ है। और ये मेरे ख्याल से क्योंकि सोसाइटी बिल्ड इस तरह से हुई है कि आपको जो है हमेशा यू हैव टू बी द मैन ऑफ द हाउस। ये लोग कहते हैं जी ये मिसोजिनिस्ट कॉन्सेप्ट है, ये है, बट दिस इज़ द रियलिटी। ठीक है, यू कैन डिसएग्री विद इट, और ये चीज़ वाकई डज बर्डन यू। और आपके ऊपर होता है ये कि यार अच्छा अब शादी हो जाएगी, बहुत से लोग नहीं करते इस वजह से शादी, कि यार अच्छा अभी तो मेरी तनख्वाह बहुत कम है, अभी तो आई एम नॉट मेकिंग एनफ, विल आई बी एबल टू प्रोवाइड। और ये सारी चीज़ें जो हैं फिर हाँ ऑब्वियसली ये आपको टॉर्चर करती है मेंटली। नहीं, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक वो जहाँ वही मिसोजिनिस्टिक कॉन्सेप्ट वाली बात की, मुझे लगता है कि जो उसके अंदर जो डिस्कोर्स है उसमें जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि इट्स जस्ट अज्यूम्ड that being the man of the house is a status quo that all men support inherently. Exactly. When it's not necessarily true. A lot of people aren't getting married not just because of the financial burden, but वो कहते हैं ना वो अच्छा ये तो इतना irresponsible है, या he doesn't really ये तो बच्चा बना हुआ है अभी तक। यार बच्चा बने वाली बात नहीं है। There are responsibilities attached to being a man as well, and a lot of guys just like कि यार जितना ख़वातीन है
दे फील बर्डन, दे फील बर्डन। खवातीन कहती हैं कि यार खाने की एक्सपेक्टेशन हमारे सर पे क्यों है, ये चीज़ें क्यों हैं, वो क्यों है, इसके ऊपर कितना डिस्कोर्स होता है हमारे सामने होता है, और इसको कॉन्स्टेंटली ये किया जा रहा है मॉडर्न डे के अंदर कि यार ज़रूरी नहीं है कि खवातीन खाना बनाएं या ना बनाएं, फूड पैंडा कर लें अगर आपकी इस्तिताअत है, या व्हाटएवर, आप दोनों कपल्स मिलाकर आप कुछ फिगर आउट कर लें। ये पुराने वक्तों में कॉन्सेप्ट है कि लड़की को क्या बनाना आता है, क्या नहीं बनाना आता। तो इसी तरीके से व्हाई कांट वी हैव द अल्टरनेट डिस्कोर्स एज वेल, एग्जैक्टली कि where the guy has a certain set of responsibilities that to be very honest a lot of guys are just like yeah maybe I'm not ready to do all of those responsibilities. एग्जैक्टली। और यार आई थिंक इसमें एक और चीज़ है कि हम लोग ये करते हैं कि वेस्ट में कोई मूवमेंट चल रही है, कोई चीज़ चल रही है, उसको ला के ना हम उठा के वहाँ से उठाएंगे और एग्जैक्टली यहाँ पे पाकिस्तान में ना रेप्लिकेट कर देंगे। अब जिस तरह कॉन्सेप्ट है जी कि स्ट्रेट वाइट मैन इन द यूएस दे हैव एवरीथिंग एंड दे स्टिल कंप्लेन। तो अब अगर कोई बंदा पाकिस्तान में ये बात करते ना कि यार मुझे भी प्रेशर फील होता है मेरे, तो होता है यार यूर अ सुन्नी पंजाबी मैन। वो एग्जैक्टली उसको ना बस उन्होंने चेंज करके अपना लोकलाइज किया और एज जो है ना उस पर कर दिया। तो ये चीज़ मुझे फिर होता है कि यार अच्छा मैं नहीं करता बात इस बारे में, यही है। हालांकि इफ यू फॉर एग्जांपल मैं बेसिक सा एक कंपैरिजन ड्रॉ करता हूँ, वेरी डेंजरस टेरिटरी, सो मैं जनरली इस तरह की टेरिटरीज के ऊपर एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि भैया ओपिनियन है, थॉट प्रोसेस है, इफ यू डिसएग्री कम डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बराए करम टुडे पे कैंसिल ना करिएगा। बट एनीवेज इस्लामाबाद को ले लेते हैं। आई एम श्योर डिफरेंट प्रोविंसेस में देर आर दीज सॉर्ट ऑफ एथनिक प्रायोरिटाइजेशन एंड द ऑल्टरनेट, बट बीइंग एन उर्दू स्पीकिंग इन इस्लामाबाद आई हैव ग्रोन अप, और ये कॉन्सेप्ट ही मेरे पास आए थे जब मैं कराची गया था। उससे पहले मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा कौन पठान, पंजाबी, बलोची, यू नो, सिंधी, उर्दू स्पीकिंग व्हाटएवर एथनिसिटीज़ का, रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म का मैंने इस्लामाबाद में कभी नहीं सुना। ड्यूरिंग द एंटायर स्कूल टाइम पे किसी बच्चे को कभी प्रायोरिटी इस पर नहीं मिलती थी कि ये पठान है, ये पंजाबी है, इस तरह है। हम काम करते रहे हैं ड्यूरिंग वर्क, हमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसके ऊपर किसी किस्म की जजमेंट मिले। द आइडिया दैट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ प्रिविलेज associated with you being a Punjabi, I feel like is not necessarily inherently true. Exactly. Sure, there could be a segment somewhere who are marginalized because of their location or ethnicity in that particular space. Yes. But in the general society, particularly the one that you're around, जब आप बात करेंगे तो आप अपनी सोसाइटी की बात करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि यार मैं बात कर रहा हूँ लेकिन पिंड दादन खान में ये हो रहा है, यार पिंड दादन खान में जो हो रहा है वो उनके मसले हैं, मे बी यू नो दीज पीपल नीड, दोज पीपल नीड टू टॉक अबाउट दैट। तो ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, डिस्कोर्स में पहले ही चीज़ों को शट कर दिया जाता है। Yes. यार आप अपनी बात ना करो, यू नो दूसरी साइड की बात, एंड आई फील लाइक यू कैन नेवर रियली कम टू कंक्लूजन्स और सोल्यूशंस इफ़ यू बिगिन टू सेंसर वन साइड जस्ट बिकॉज आई डोंट नो, जस्ट बिकॉज हाँ, जस्ट बिकॉज आप अज्यूम कर रहे हैं कि दे आर प्रिविलेज्ड। या ठीक है, आपके इवन पंजाब में कितनी गुर्बत है। खैर ये थोड़ा उस साइड पे जा रहा है कि सेक्टेरियनिज्म, प्रोविंशियलिज्म, वो I'd like to sort of avoid that, but yes, but irrespective, you know, the fact is कि I'll bring it back to as a guy. हम उस वाली कंट्रोवर्सी पे रहते हैं, कंट्रोवर्सी तो हर चीज़ है इस डे एंड एज के अंदर अनफॉर्चुनेटली, बट बीइंग अ गाय आई फील लाइक कि देयर नीड्स टू बी मोर एजुकेटेड, more non-emotional discourse. You know, okay, what are the problems and what are the, and there needs to be cross-gender discourse as well. चार लड़के से आपस में बैठेंगे, हाँ यार जानी बड़े मसले हैं, ये वो हैं, घर जाएंगे और वापस वही स्टेटस को में चलेंगे। अगर तो स्टेटस को चेंज हो रहा है, विच आई फील लाइक होना भी पड़ेगा, होना भी चाहिए, होना पड़ेगा, इवेंचुअली होगा ये। हाँ, कि इकोनॉमिक सूरत हाल ऐसी है मुल्क की कि यार साफ सी बात है, सिंगल इनकम इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट इन द मॉडर्न डे एंड एज। लाइक एवरीबडी वांट्स गुड कार, लाइक अ बेटर लिविंग स्पेस। पुराने वक्तों में तो ये था कि यार हम सादा लोग थे, सादा तरीके से रहना चाहते थे, तो एक बंदे के इनकम पे सर्वाइव कर लेते थे। और सेकेंडली आई थिंक जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी उस केस में, जिस तरह अगर हम लोग अपने पेरेंट्स की जनरेशन देखें, वो होता था एक अदारे वाला ज़माना होता था। आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, एक अदारा ज्वाइन किया, उसमें आपने 20-30 साल काम किया। इवेंचुअली जो लोग मतलब अच्छी जॉब्स पे थे, दे वर एबल टू अफोर्ड अ गुड हाउस एंड पे, लाइफ के एंड पे दे वर एबल टू गिव अ कंफर्टेबल लाइफ टू देयर चिल्ड्रन। और इसलिए भी शायद क्योंकि उस ज़माने में ख़वातीन को काम करने की ज़रूरत नहीं थी, तो शायद ये एक स्टेटस को भी बन गया था उस वजह से भी। लेकिन आजकल की सोसाइटी में अब इवन इफ़ यू हैव अ वेरी गुड जॉब, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यूएस में इट्स डिफरेंट, तो यू आर ओनली
बेयर मिनिमम है। आप यू आर जस्ट मेंटेनिंग योर लाइफस्टाइल, आप कुछ सेव नहीं कर रहे। आपको ये नहीं करूँगा कि मैं अगर 30 साल नौकरी करूँगा पाकिस्तान में, उसके एंड पे मैं कोई बड़ा सा घर बना लूँगा जिस तरह मेरे अब्बा ने बनाया था, या जिस तरह से जो है किसी ने जो है प्लॉट खरीद लिया था। वो आजकल पाकिस्तान में करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए इवेंचुअली आई थिंक आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो आपको कंपेल करेगी ख़वातीन को वर्क प्लेस में आने के लिए पाकिस्तान में, और मतलब बाकी सारी दुनिया में भी। और बेसिकली हाँ, आपकी कल्चर जो है उसको डिक्टेट कर रही होती है, इकोनॉमिक्स भी है आपकी डिक्टेट कर रही होती है कल्चर्स को। बिल्कुल। तो इवेंचुअली फिर आई थिंक ये कॉमन हो जाएगा कि ख़वातीन और मर्द दोनों काम कर रहे होंगे, क्योंकि जब मर्द को पता होगा कि भाई मेरे पैसा नहीं बच रहा, मैं नहीं कमा पा रहा, तो वो फिर ये इंकरेज करेगा। एग्जैक्टली। इवन जिन लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि ख़वातीन के लिए काम करना कोई गलत बात नहीं है, ख़वातीन अगर काम कर रही हैं उनको फिर ज़बरदस्ती वो इकोनॉमिक्स उनको फोर्स कर देगी कि हाँ यार ठीक है ये भी काम करें। If you want the goodies that entice you, you want the luxury, you want the comfort. लग्जरी तो चले, लग्जरी तो सबके लिए नहीं होती, कंफर्ट अगर आपको चाहिए बेसिक, जो कि सोसाइटी के अंदर वही वाली बात है कि हमारे यहाँ तो हमें ये होता है ना कि हमें तो बस फ्री की चीज़ें मिल जाएं, गैस मिल जाए, अनलिमिटेड गैस सस्ती मिल जाए। बट द फैक्ट इज़ कि प्रोडक्टिविटी आपको चीज़ें आपको चाहिए। पुराने वक्तों में हम बस बेसिक कपड़े भी कम ख़रीदते थे, बेसिक दोपहर की चाय, रात का खाना, बाहर का खाने का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हमें बाहर भी जाना है, मैकडॉनल्ड्स भी खाना है, कपड़े भी रेगुलरली हमने सीज़न के हिसाब से बदलने हैं, मोबाइल फ़ोन्स इतने एक्सपेंसिव हैं वो भी चाहिए। So, if we want to have all of those things, then we have to ensure कि as a country हमारी productivity भी उस तरह हो, and we can't have good productivity if 50% of your workforce is sitting outside. Exactly. उस तरह से. And then obviously जब ख़वातीन वर्क स्पेस में आएंगी या वर्क प्लेसेस में आएंगी तो फिर कल्चर वैसे ही पूरा बदलेगा। yes. नॉट जस्ट वर्क प्लेसेस का बट होम का, कि अब आप ये तो नहीं कर सकते कि ख़वातीन काम भी कर रही हैं और अब ख़वातीन जो है वो घर को भी मैनेज कर रही हैं और ख़वातीन जो है वो बच्चे को भी मैनेज कर रही हैं। फिर आपको एक सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप का डायनामिक्स बदलने पड़ेंगे। एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग द डायनामिक्स ऑफ दैट पार्टनरशिप, एंड आई एग्री, जो कुछ जहाँ पर ख़वातीन आ रही है ना, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि अभी तक यही हो रहा है कि मर्द अपने पुराने स्टेटस को पे चल रहा है, औरत भी पुराने स्टेटस को पे इस तरह से चल रही है कि वो कहा ये जा रहा है कि यार तुम नौकरी कर रही हो तो तुम्हारा शौक है, तुम घर के भी सारे काम, पॉकेट मनी होगी तुम्हारी, हाँ तुम्हारी पॉकेट मनी होगी, तुम घर के भी काम करो। लेकिन ये कि वो चीज़ गलत है, वो चीज़ रियलाइन होनी चाहिए। लेकिन उसमें फिर ये है कि स्टेटस को जब उसमें चेंज होता है और फिर जब पार्टनरशिप रियलाइन होती है तो फिर उसमें मर्द की बात को भी वेटेज उस हिसाब से देना बड़ा लाजमी है। बेसिकली ओपन डिस्कशन। एग्जैक्टली। आपकी बेसिकली आपकी फीलिंग्स को कोई इनवैलिडेट ना करे आके कि यार तुम तो इतने प्रिविलेज्ड हो, तुम किस बात का कंप्लेन कर रहे हो। भाई हर किसी की प्रॉब्लम्स जो हैं उसके लिए बेशक आपको छोटी लगे, किसी के लिए वही प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बेसिकली हाँ, इस वाले डिस्कोर्स में ये चीज़ एक है कि अगर कोई बंदा कंप्लेन करता है तो उसको बस ये किया जाता है कि यार लुक एट दिस प्रिविलेज का है, ये जो है रोला डाल रहा है कि जी ये खुश नहीं है और ये है वो है। तो थोड़ा ये हाँ अजीब सा होता है ऐसा, एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई कि योर फीलिंग्स आर ऑल्सो वैलिड। और यस 100%। थोड़ा सा कन्वर्सेशन में बदलूंगा। You like to read a lot. Yes, at least I used to, but अब थोड़ा हाँ मुश्किल हो गया। जनरली आप किस तरह की बुक्स पढ़ते थे? बेसिकली बचपन से स्टार्ट किया था द सीक्रेट 7, फेमस 5, एनिट ब्लाइटन जो होते थे उनकी बुक्स होती थी वहाँ से। और इट वाज हैरी पॉटर बेसिकली। उसका जब मैंने चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स की मैंने मूवी देखी, और आई थिंक आई वाज 11 और 12 एट द टाइम। तो मेरा कज़न था मेरे साथ बैठा हुआ, उसने वो बुक्स भी पढ़ता था। तब तक मुझे बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। तो पार्ट 1 जब मैंने देखा था हैरी पॉटर का, तो मैंने कहा यार ये क्या अजीब सी है ना ये। तब ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं मुझे समझ आती थी, बस मैं वो जो ग्राफिक्स देख रहा होता था, ये वोल्डेमॉर्ट आया है इसके वो वाला जो लास्ट सीन था। तो फिर खैर उसने ना मुझे सारी स्टोरी समझाई। चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स हम लोग देख रहे थे एक सिनेमा में बैठ के, तो मुझे फिर बड़ा इंटरेस्ट हो गया। मैंने कहा यार ये तो मज़े की है ना। तो मैंने कहा मैं 3rd मूवी देखता हूँ। 3rd मूवी तब रिलीज़ नहीं हुई थी। राइट। तो मैंने कहा यार ये तो अब मुझे बुक पढ़नी पड़ेगी। तो वो मेरी ज़िंदगी की पहली बुक पढ़ी थी, प्रिजनर ऑफ एज़्काबान, हैरी पॉटर की। राइट। तो वो जब पढ़ी तो मुझे एक्चुअली काफ़ी मज़ा आया। उससे पहले मैं बुक से भागता था। तो फिर खैर एकदम से मुझे हो गया, शौक़ पड़ गया। फिर मैं हार्डी बॉयज़ की काफ़ी सारी बुक्स होती थी, वो मैं पढ़ता रहता था। और फिर इवेंचुअली थोड़ा जब बड़ा हुआ तो जॉनरा थोड़ा चेंज हो गया, सिडनी शेल्डन वाली साइड के। सिडनी शेल्डन की मैंने सब बुक्स पढ़ी हुई हैं जितनी भी उसने आज तक लिखी हैं। यस। सिडनी शेल्डन, व्हाट डज ही राइट अबाउट जनरली? व्हाट डिड ही यूज्ड टू राइट अबाउट? यार इट वाज बेसिकली फिक्शन। फिक्शन थी, और
इट वाज बेसिकली बेस्ड अराउंड सम वुमेन, सम पावरफुल वुमेन, और उनकी स्टोरी होती थी लाइफ की, और इंटरेस्टिंग काफ़ी ना फिक्शंस होती थी उसमें। बहुत ही एक रिच पावरफुल बंदा होता था या बंदी होती थी, और थ्रिलर होते थे बेसिकली। इट वाज थ्रिलर नॉवेल्स। राइट। तो और वो काफ़ी उसमें ट्रेजिडी भी होती थी, काफ़ी मज़े के डायलॉग्स भी होते थे, वो लिखता अच्छा था बहुत। तो उसके अंदर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझे मिलिट्री हिस्ट्री की तरफ मुझे काफ़ी, मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता होता था आपकी वर्ल्ड वॉर 2 की और सब कुछ। तो मैं अब्बा जान की स्टाफ कोर्स की बुक्स पढ़ रहा होता था बैठ के कि मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। तो फिर ऐसा ऐसा हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी और क्लासिक सारे जो हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, वदरिंग हाइट्स, तो काफ़ी काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं। राइट। यस। हिस्टोरिकल आपने बोला, हिस्टोरिकल क्या वॉर्स के ऊपर या किसके ऊपर? वॉर्स के ऊपर wars के ऊपर मोस्टली, mostly। वॉर्स के ऊपर, या यस, फ्रेंच रेवोल्यूशन से मैं काफ़ी इंट्रीग हुआ था। अच्छा। उसके ऊपर मैंने काफ़ी पढ़ा था। What was that? French Revolution, what was the concept behind that? French Revolution, basically France was a great power in late 1800s, in late 1700s. Basically जैसे यूएस की इंडिपेंडेंस हुई थी 1776 के बाद, it emerged as a democracy. तो यूरोप में जब फ्रेंच थे, they were a military power at the time, बट उनके लोग जो थे, ऑर्डिनरी लोग जो थे, वो बहुत गुर्बत में रह रहे थे। Right. तो आपका जो है ये उनकी बेसिकली क्लर्जी और जो मोनार्की थी, वो लोग, उनकी वही सिचुएशन थी जो आजकल आप पाकिस्तान की एलीट्स और फ्यूडल्स का आप देख रहे हैं। Right. Partnership एक sort of. एक एग्जैक्टली यस। तो लोग भूखे मर रहे थे और किसी को कोई परवाह नहीं थी। और फिर उसके बाद फिर लोगों में एकदम से हुआ कि यार ये दिस इज़ नॉट इट, हम लोग तो लड़ेंगे उठ के। और फिर बेसिकली रिबेलियन हुआ आपका। But rebellion led by the people. इट not वाज लेड बाय द पीपल। Right. और उसकी जो मुझे इंट्रीगिंग चीज़ लगती थी कि वो रेवोल्यूशन तो स्टार्ट हुआ एज समथिंग कि ठीक है, इट वाज पीपल राइजिंग अप फॉर देमसेल्व्स, लेकिन उसके बाद जो उनके लीडर्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उनके लीडर्स थे, दे बेसिकली बिकेम फाशिस्ट अच्छा। बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, उन्होंने पहले मोनार्की को तो हटा दिया कि इन्होंने हमारे सारे पैसे ले लिए, क्लर्जी को भी हटा दिया, सब कुछ हो गया। हाँ। बट उसके बाद दे बिकेम सो इवल कि मतलब आपका कोई बंदा बात कर देता था ना कि रेवोल्यूशन के अगेंस्ट, तो उसको अगर किसी को पता चलता था, वो मार देते थे आके उनको। आपके जो हैं, आपके जो अरिस्टोक्रेट्स थे, उनको उनके घर जला रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत जुल्म हुआ था। और रेवोल्यूशन सुनने में तो लगता है कि यार इट्स हाँ ठीक है, रेवोल्यूशन आएगा, हर कोई बंदा ना रेवोल्यूशन चाहता है, पाकिस्तान में भी वो भी। बट उसमें जो उसका रेन ऑफ टेरर था, वो वी कैन नॉट इमेजिन कि उसमें कितना कितना जुल्म हुआ था। और वो एंड पे उनका एक बंदा था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, आई थिंक, जो बेसिकली जो कि सबसे मोस्ट पावरफुल रेवोल्यूशनरी लीडर बन गया था। राइट। अब वो उसमें इतना जुल्म एक पॉइंट पे हो गया था कि लोगों ने कहा कि यार ये पागल हो गया है, उसको उन्होंने उनकी जो असेंबली सेशन हो रहा था उससे निकाला कि भाई ये बंदा पागल हो चुका है, इसको निकालो। और फिर बाद में उसने भी मेरे ख्याल से सुइसाइड कर ली थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो इतना जुल्म हुआ था, काउंटर रेवोल्यूशनरीज आ गए थे आपके, राइट। कि भाई रेवोल्यूशन को रोको, ये दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट। तो उसकी वजह से मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है ना मेरा, वो हुआ था कि यार अच्छा। और उसके जो रिजल्ट्स थे, ठीक है, आज फ्रांस इट्स अ डेवलप्ड कंट्री जो भी है, उसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हुए थे। आपकी मोनार्कीज़ जो हैं, यूरोप में काफ़ी हुआ था कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए, रूल ऑफ द पीपल और सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, सब कुछ जो था ये उसके रेवोल्यूशन के बाद यस, उसके कॉन्सेप्ट जो थे वो बाद में होने शुरू हुए थे। और वो आइडियाज़ बहुत अच्छे थे, बट उसके बाद की आप 100 साल की हिस्ट्री पढ़ें तो इट्स अ वेरी ब्लडी हिस्ट्री। फ्रांस ने तकरीबन सारी यूरोप को इन्वेट कर लिया था, उसके बाद नेपोलियन आया था। और यस एग्जैक्टली, तो वो रेवोल्यूशनरी फ्रांस के ऊपर देयर आर मैनी बुक्स रिटन, तो आप उस पर पढ़ें, आपको फिर होता है कि यार रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बोली। आई वाज एक्चुअली डिस्कसिंग दैट विद अ कॉलीग रिसेंटली एज वेल। वी वर टॉकिंग बेसिकली अबाउट हाउ इन पाकिस्तान यू ऑलवेज टेंड टू सपोर्ट वन, एक होता है कि बेचारे देखो ज़रा, ये बेचारा वीक है, इसको सपोर्ट करो, सारा कुछ करो। बट देन व्हाट इज़ टू से, और इसमें मैं अगर लेफ्ट विंग को उठाऊँ, आपके मजदूर किसान पार्टी हो गई, अवामी वर्कर्स पार्टी हो गई, ये सारा कुछ हो गया। What is to say that when these guys come into power, they're not going to be fascists themselves? Like, because that's the language that they use. The current government fascist है, elites हैं, ये हैं, वो हैं.
how do you ensure that in a transition of power, or rather, how do you create a system जिसके अंदर आप essentially एक लीड से दूसरे लीड की तरफ ना करो? न्यू लीड हो सकता है वो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिसको भी पावर मिलती है वो इवेंचुअली आकर तो दे बिकम फाशिस्ट्स, और दे बिकम लाइक, वही वाली बात है इसमें हम अगर मैं ग्लोबल उसकी बात करूँ, हम बहुत ज़्यादा डिस्कोर्स में आजकल बात कर रहे हैं कि अमेरिका को छोड़ देना चाहिए, अमेरिका ग्लोबल पावर है, अमेरिका को छोड़ने चाइना की तरफ चले जाएं. व्हाट्स टू से चाइना इज नॉट गोइंग टू डू द सेम? आई थिंक चाइना इज़ गोइंग टू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग, क्योंकि दुनिया में पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट पावर. ठीक है, आपका अभी आप आजकल कोई बंदा कमज़ोर है, कल को वो पावर में आएगा, वो भी वही करेगा जो बाकी सारे कर रहे हैं. और चाइनीज़ का तो मुझे लगता है कि दे विल बी, मतलब जितना उनके साथ जुल्म हुआ था इन द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन 1800 से लेके ये 1940s तक, तो दे हैव मैनी स्कोर्स टू सेटल विद द वर्ल्ड. उनको तो पूरा मुल्क उनका जो है उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई थी. और हर मुल्क ने, सारी कॉलोनियल पावर्स ने आके दे बेसिकली उन्होंने दे डिवाइडेड चाइना इन अमंग देमसेल्व्स, और उसके बाद उन्होंने उधर के लोगों के साथ बहुत बुरा किया था. ये इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट. तो चाइनीज़ वंस दे बिकम पावरफुल, तो आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू बी लाइक दे आर नाउ. मतलब अभी भी उन्होंने थोड़ा बहुत करना शुरू कर दिया, बट वंस दे अचीव अ मिलिट्री पावर उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे वेयर दे कैन चैलेंज यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप और बाकी सारे मुल्क. They're not going to play nice. They are not going to play with the nice. world. Yes. And we saw that with Israel as well, right? Like, Yes. sure, they went through a few really terrible decades, but you would expect कि यार अगर किसी का जुल्म हुआ है तो वो बड़ा sort of ह्यूमेन होगा. Yes. और जब उनको अपनी कंट्री मिल गई और सारा कुछ हो गया, तो द वे दैट दे आर नाउ, अगेन वही वाली बात है कि पहले जुल्म जिसके साथ हुआ वो इवेंचुअली आगे जालिम बनता ही बनता है. It's a weird Yes, exactly. way how things happen. एग्जैक्टली. और आई थिंक जहाँ तक ये फार लेफ्ट की बात है, आई थिंक ओनली डिफरेंस बिटवीन फार लेफ्ट एंड फार राइट इज़ दैट द फार लेफ्ट डज नॉट हैव स्ट्रीट पावर. Yeah. उनका अदरवाइज दे विल बी द सेम, जो आपकी एक्सट्रीम फार लेफ्ट है और एक्सट्रीम फार राइट है. और ये चीज़ आपको यूएस में अभी नज़र भी आने लगी है, क्योंकि वहाँ स्ट्रीट पावर yes, वहाँ पे क्योंकि लेफ्ट विंग हैज़ द स्ट्रीट पावर. और वहाँ पे आपकी जिस तरह के प्रोटेस्ट हो या ब्लैक लाइव्स मैटर में, इवन दो देवर फॉर अ गुड कॉज, लेकिन जिस तरह से एजिटेशंस हो रही हैं वहाँ पे, एंटिफा और ये सब कुछ जो बातें होती रहती हैं आपकी, तो आई थिंक इवेंचुअली एनी वन हु कम्स टू पावर, और बेसिकली वही है ना, एब्सोलूट पावर करप्ट्स एब्सोलूटली, जो कहते हैं इट्स वेरी ट्रू, कि जिसके पास भी एब्सोलूट पावर आएगी दे इवेंचुअली गो टुवर्ड्स फाशिज्म और यस वन मैन रूल. डू यू थिंक पाकिस्तान इज फाशिस्ट और अथॉरिटेरियन एट दिस पॉइंट इन टाइम? बड़ा कहा जाता है ना जी पाकिस्तान में, तो जी बड़ा वो पर्टिकुलरली वेस्टर्न आउटलेट्स तो ऐसे कहते हैं पुलिस स्टेट है, पता नहीं क्या है, हम तो सांस लेते हैं तो पता नहीं क्या होता है. डू यू थिंक we're a fascist or an authoritarian state? आई डोंट थिंक सो. Why not? फाशिस्ट स्टेट में, आपके अथॉरिटेरियन स्टेट्स में जो होता था सद्दाम हुसैन के इराक में, या आप नॉर्थ कोरिया में देख लें, कोई जर्नलिस्ट जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोले, आपको जो है अगले दिन वो बंदा दोबारा नज़र नहीं आता था. और आई थिंक पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच डेफिनेटली है, और आई डोंट थिंक इट्स फाशिस्ट एट ऑल. इनका जो है अभी तक, आप इटली का अगर देखें ना हिस्ट्री, इटली में जो होता था, आपके जो लोग, आपके जो उनकी पार्टी थी मुसोलिनी, उसके अगेंस्ट थे, दैट वाज फाशिज्म. उसमें क्या होता था? टेल मी अबाउट इट. आपके यार यू कैन नॉट स्पीक अप अगेंस्ट एनीवन. आपके जो लोग आपके अगेंस्ट हैं उधर लोग मार देते थे उनको जाके. आपका जो है मतलब उधर इट वाज ब्लडशेड होता था, और एक्सट्रीम नेशनलिस्ट विद डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंड्योर, राइट, ठीक है, वो जो लोग हरकतें करते हैं, दैट इज़ बेसिकली वो अथॉरिटेरियन स्टेट थी. जर्मनी, नार्थी जर्मनी वाज एन अथॉरिटेरियन स्टेट. राइट. पाकिस्तान इज़ नो वेयर नियर देम. हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें गलत हैं, डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, डेफिनेटली कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसमें अथॉरिटेरियन या फाशिस्ट, ये दीज आर नॉट वर्ड्स टू बी थ्रोन अराउंड लाइटली. या एंड अथॉरिटेरियन कम्स मच लेटर. हमारा तो एक पॉइंट पे कहा जाता है अथॉरिटेरियन स्टेट है, दूसरी पॉइंट पे कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है. How can a state have a law and order issue when it's apparently authoritarian? So if it's an authoritarian state, clearly it has enough writ to be able to control your populace, right? Exactly. यहाँ पर तो हमारा पुलिस वाला आपको रोके
आप तो सीना थान के आप ऐसे उसके ऊपर आते हो कि भाई पुलिस वालों को यार लोग यहाँ पे धक्का मार के चले धक्का मार जाते के हैं। ले जाते हैं। आपका आप यूएस पुलिस को टच करके देखें, हाँ आपके साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा आपको आप इमेजिन नहीं कर सकते। वेस्टर्न कंट्री में किसी में भी हाँ आप इफ़ यू टच अ पुलिस ऑफिसर या जिसका जो आर्म्ड हो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ क्या होगा, वो छोड़ते ही नहीं है आपको। हाँ तो आई थिंक अथॉरिटेरियनिज्म और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस ये दो डिफरेंट चीज़ें। और अगर जो है आपको इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। आई थिंक आजकल के ख़ास तौर पर ट्विटर पे हम देख रहे होते हैं जी कि हर वक्त जी फाशिस्ट है, इमरान खान इज़ फाशिस्ट या मुशर्रफ वॉज फाशिस्ट या नवाज शरीफ वॉज फाशिस्ट। यार फाशिस्ट इनमें से कोई भी नहीं था। ठीक है, अब ज़ियाउल हक को थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि बट खैर वो एक अलग डिबेट है। बट बेसिकली आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज़ एवर हैड एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री। एंड आई थिंक हमारी तो लोग बात करते हैं वो हम तो बड़े उसमें रह रहे हैं, खप में रह रहे हैं, हमें तो सुकून, ब्रीदिंग डाउन आवर नेक। मुझे याद है आई वेंट टू द यूएस इन द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू द यूएस इट वाज 2008 एंड देन आई वेंट अगेन इन 11। और दोनों ट्रिप्स के ऊपर ना मुझे बड़ी मज़े की चीज़ें पता लगी। अच्छा जी, पहले तो पता लगा जी फ़ाइन कितने बड़े ठुकते हैं आपको, राइट? आपका $750 का आपको जी फ़ाइन ठुक जाएगा अगर आपने ओवर स्पीडिंग की है। अच्छा, लोग कहेंगे जी जीडीपी कंपेयर करो। अगर मैं जीडीपी भी कंपेयर करूँ ना तो ऑन एवरेज अमेरिकन्स आर अर्निंग जो उनका एवरेज जीडीपी है, विच मीन्स देयर आर पीपल अर्निंग लेस देन दैट एंड देयर आर पीपल अर्निंग मोर देन दैट। इट्स एवरेज आई बिलीव $45,000 है। कंफर्म कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आई थिंक इट हैज़ रीच्ड अबव 55 नाउ। यूएस जीडीपी जीडीपी पर कैपिटा यू आर टॉकिंग अबाउट। या हाँ 60,000 आ रहा है, 60,000, ठीक है। 60,000 निकालें आप, $5,000 बनता है पर मंथ, ठीक है। $5,000 के हिसाब से मतलब ये हुआ कि $750 आपका जो है ना वो ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ योर सैलरी है। यस, ठीक है। पाकिस्तान में स्पीडिंग का फ़ाइन लगता है $200, ठीक है। $200 जो है ना आपकी जो दिन की दिहाड़ी जो आपने रखी हुई है ना वो है तकरीबन कोई $1,750 मिनिमम जो आपने रखी हुई है। यस सर, यानी कि वो 1/8 है आपकी डेली वेज की, राइट? वहाँ पर आपकी जो आपको फ़ाइन पड़ रहा है वो 1/6 है आपकी मंथली इनकम की, 1/6 1/7 तकरीबन। तो दैट्स द डिस्क्रिपेंसी कि वहाँ पर वो करते हैं। अच्छा ये छोड़ें, एक दिन रात को मेरी बहन की पिछली वाली जो लाइट थी वो जली हुई थी, तो उन्होंने मुझे आके बड़ी जल्दी उन्होंने बोला यार वो लाइट बंद कर दो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, व्हाट्स द बिग डील? उन्होंने कहा जी वो पीछे वाला अगर नेबर ने कंप्लेन कर दी ना कि लाइट मुझे आ रही है और उसकी वजह से मेरी वो ख़राब हो रही है, स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, तो मुझे पता नहीं $500 का फ़ाइन ठुकेगा। घास आपकी अगर जो है वो 1.5 इंच से ऊंची निकल जाए तो आपको $500 का फ़ाइन ठुक जाएगा। अगर आपकी म्यूजिक लगी हुई हो रात के एक सर्टन अमाउंट के बाद, पाकिस्तान में तो सर चिलेंगे, आप किंग हैं भाई, आप जितनी मर्जी घास उगाएं, वूफर ऑन करके आप जिधर मर्जी जाएं। आपने रात को ढोलकी रखी हुई है घर के अंदर, आप चलाएं जी, पार्टी करें, कोई सर मेरी स्ट्रीट में अभी कल जो है आपके जो फायरवर्क्स हो रहे थे, शादी थी किसी की, कोई टेंशन नहीं है सर, मुझे आके पता नहीं क्या फायरिंग स्टार्ट हो गई है, क्या हुआ है। कूड़ा फेंकें, पार्टी करें, जिधर जो करना है करें, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अथॉरिटेरियन स्टेट में होते हैं, आपको लग पता जाता है आप ये हरकतें आप जिस तरह रहते हैं ना यहाँ पे, वो यार अथॉरिटेरियन तो बहुत दूर की गेम है। आप अभी ये देखें, अभी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में एवरीबडी वांट्स पाकिस्तान टू लुक लाइक यूरोप, राइट? इसके ऊपर मुझे बड़ा फ्लैक आएगा, बट देखें बड़ी सिंपल सी बात है, ये मसला ये है, जब भी डेवलपमेंट होती है ना, देयर विल ऑलवेज बी अ लूजर। देयर कैन नेवर बी अ डेवलपमेंट दैट encompasses all aspects of the society. It's a utopian idea कि ये हो सकता है, ये हो नहीं सकता। सिंपल सी मिसाल है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त इकोनॉमिक पॉलिसी है बहुत सारी। अगेन मैं इसमें डिस्क्लेमर दूंगा, पॉलिटिक्स की बात के ऊपर लोग आगे शो डालते हैं। शौकत तरीन साहब ने इकोनॉमी तबाह कर दी, इमरान खान साहब भी उनको लेकर आए हैं। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा डिसीजन है, आई डोंट नो व्हाई ही कीप्स ऑन डूइंग दैट, तो आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ दैट। बट जो इनके पहले 3 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत इनके एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो रहा था, आईटी वालों को फ़ायदा हो रहा था, आपका जो प्रोड्यूसर्स थे, लोकल प्रोड्यूसर्स थे, उनको फ़ायदा हो रहा था, वहाँ पर जॉब क्रिएशन हो रही थी, वहाँ पर उनको तनख्वाहें बढ़ रही थी, सारा कुछ हो रहा था। वाइल दैट वाज हैपनिंग, इम्पोर्टर्स तबाह हो रहे थे, डेवस्टेट हो रहे थे, और इम्पोर्टर्स की जो कंपनियाँ, इम्पोर्टिंग वाली कंपनियाँ थी, उनकी जॉबलेसनेस हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। तो जहाँ पर आपकी एक सिमत ग्रो कर रही थी, वहाँ पर दूसरी वाली ने कोलैप्स करना ही करना था। सिमिलरली आप जब डेवलपमेंट करते हैं, आप जिस तरह फॉर एग्जांपल पूरी ज़िंदगी ये हुआ जी कराची को साफ़ करें, कराची को साफ़ करें, वो सुप्रीम कोर्ट गया, उन्होंने कहा कि यार ये फ्लड आया, वो इनका है नाला है, पता नहीं कौन सा, पता नहीं क्या नाम है उस नाले का, बड़ा मशहूर नाला है वो, उसके ऊपर वो ना वो बनी हुई है, लोगों ने आके जी वहाँ पर घर बना दिए। सुप्रीम कोर्ट आया, उसने कहा कि जी भाई
एक निज़ाम है, सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, उसके तहत अगर कोई चीज़ इलीगल है तो उसको इलीगल को ख़त्म किया जाएगा। उन्होंने जाके गिराए, जाकर गुजर नाला है, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो गिराने की बात की, वो शोर मच गया कि जी अस्तगफिरुल्लाह, ये सही कैसी होता है, बात कर दी, ये हो गया। सदर पूरा तबाह हुआ था, साइडों पे वो हुए थे, गिराने की बात की, जी ये क्या हो गया, बेचारे गरीब लोग, बेचारे ये बेचारे वो। एंड दैट आई फाइंड वेरी वेरी ऑड इन अ कंट्री वेयर लाइक, फिर आप क्या आप नहीं कर सकते, इट्स आप अनरियलिस्टिक। नहीं कर सकते यार, क्योंकि आप रोड से आप इलीगल वो हटाते हो, उस पर शोर मच जाता है कि यार ये गरीबों को हटा रहे हैं। इवन तो अगर आप मैकडोनल्ड्स भी गिरा देंगे ना, इलीगल बना होगा, और उस पे आप भी एक शोर रेडी वाले को मचाएंगे, हाँ। हटाएंगे, तो दोनों पे एक जितना शोर मचेगा। दोनों पे, हाँ। तो मेरे ख्याल से स्टेट अपनी रेट जो मेंटेन करने की कोशिश, स्टेट की रेट है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जो लोग अथॉरिटेरियन कहते हैं वो ये भी कहते हैं कि स्टेट की रेट ही कोई नहीं है। तो अब ये चीज़ मुझे नहीं समझ आती कि या तो स्टेट बहुत पावरफुल है, उसने हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है, और दूसरी तरफ उनकी रेट भी कोई नहीं है। हाँ। मतलब ये क्रिटिसिज्म मैं इससे एग्री करता हूँ कि स्टेट की पाकिस्तान में वाकई रेट नहीं है, नहीं है, बिल्कुल बहुत बहुत वीक है, इट्स वीक रेट है। एंड जो अलॉट ऑफ पीपल हु क्रिटिसाइज, वो जब खुद पावर में आएंगे ना, उनको ये पता लगेगा कि दे डोंट हैव, उनके पास स्टेट तो एक साइड पे एक वो है, जिस साइड से बैठ के देखती है, अच्छा ये हो रहा है, चलो एक ट्वीट कर देते हैं। यस, वो हमारी एक ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं, वो कहती हैं, हर दफ़ा कंडेम करती हैं ना, ये मामला है, वेरी वेरी बिग कंडेमनेशन फॉर दैट। भाई यू आर द ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर एंड इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू फिक्स दिस, आई शुड बी ट्वीटिंग दिस, या एंड यू शुड बी गोइंग, यू शुड बी गोइंग आफ्टर देम। हाँ, या बट वो नहीं है, बिकॉज स्टेट के पास ना प्रोसेसेस है, ना पावर है, ना कुछ है, बस वो जाते हैं, जाके वो कहते हैं कि यार आई थिंक आई वुड लाइक टू कंडेम दिस। वो है, वो अभी भी जो है वो कराची थोड़ा बहुत साफ हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, वरना अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट करती, कोई भी करती, नवाज शरीफ कर लेता, पीपल्स पार्टी कर लेती, लोगों ने खा जाना था इनको। ऐसे ही है, ये जी गरीब के खिलाफ हैं, ये तो ये कर रहे हैं, ये तो वो कर रहे हैं, सारा कुछ है। अनफॉर्चुनेटली आई मीन आई फील लाइक राइट नाउ हम अथॉरिटेरियन स्टेट की बात करते हैं, हम तो वेर हम तो बहुत दूर हैं। और आप यूएस वगैरह में जाए ना, तो वहाँ पर वो बड़ी सिंपल, मैंने कल मिसाल देखी, सऊदी अरब में उन्होंने वो कर दिया ना, मोहम्मद बिन सलमान ने अबाया कर दिया कि ये ख़वातीन का प्रोरोगेटिव है, दे कैन डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। डू यू थिंक दैट कैन हैपन इन पाकिस्तान? डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन डिसाइड आइदर के आप सब स्कार्फ पहनेंगे, या आइदर के आई डोंट नो, कुछ भी इस तरह का? इट कैन नॉट, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते, आपकी स्टेट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस तरह के डिसीजन आपकी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। जैसे चाइना है, उन्होंने लॉकडाउन इम्पोज किया था, आपके 40-40 मिलियन लोग एक वक्त पे लॉकडाउन में थे, कोई एक बंदा बाहर नहीं निकलता था। पाकिस्तान में ये हो ही नहीं सकता। मैं लॉकडाउन में कहीं आप मार्केट में जाएं, आप पार्टी चल रही थी, भाई किधर लॉकडाउन है, कौन सा लॉकडाउन है? तो आई थिंक कि अगर आप ये कह सकते हैं कि स्टेट की रेट वीक है, बट अथॉरिटेरियन या फाशिस्ट स्टेट, आई डोंट थिंक सो। मैं वही कह रहा हूँ ना, अथॉरिटेरियन इज लाइक, अगर आप सऊदी अरब की मिसाल लें, तो वो है कि जिसमें एक ऐसी चीज़ विच इज़ सो कल्चरली इंटेग्रल टू द पीपल, आपने वो चेंज किया, नोबडी इज गोना से एनीथिंग एंड इट्स गोना हैपन। आप पाकिस्तान में कुछ भी करें, इट्स नॉट जस्ट लेफ्ट और राइट, आप कुछ भी करें ना, जब स्टेट कोई चीज़ करने की कोशिश करती है, उसके ऊपर इतना शोर मचता है कि हमारा डेवलपमेंट का सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस टू आवर डेवलपमेंट है, वो है इस वजह से, बिकॉज द स्टेट हैज़ एब्सोल्युटली नो रेट, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट कुछ भी कर ले। आज आप डिसीजन लेते हैं, कल हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, कोर्ट्स आ जाते हैं, आप किसी को क्रिमिनल्स के खिलाफ कुछ करें, वो जी उनको बेल हो जाती है, बाहर हो जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक एक जंगल का कानून है, आप चलाई जा रहे हैं उसको। आपके मतलब तो ये कोशिश कर रहे हैं 1960 से स्टेट कोशिश करिए जी फ्यूडल लॉर्ड्स को ख़त्म किया जाए, इनकी ज़मीनों पे लिमिट लगी जाए। उन्होंने लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने भाइयों को अपनी ज़मीन वो दे देते हैं थोड़ी, और वो जो है नाम किसी और पे होती है उसी की है, उस बंदे की इन्फ्लुएंस होती है उन लोगों पे, वो कहीं कोई राइट लेफ्ट कर भी नहीं सकते, तो सारी इनकम तो उस बंदे के पास ही आ रही है। आप फ्यूडल्स को नहीं ख़त्म कर सके अभी तक इस मुल्क से, आपने और क्या करना है? तो ये बेसिकली, हाँ, आई डोंट थिंक इट्स एन अथॉरिटेरियन स्टेट, क्योंकि अथॉरिटेरियन जो वर्ड है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड एंड इट शुड नॉट बी थ्रोन अराउंड लाइटली, दैट्स व्हाट आई थिंक। ओके, मेक सेंस। साथ में मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को चेंज करूँगा, वैसे भी we're at the 1 hour mark, so we're going to wrap this up, but you know, this one last thing that generally I ask all of my guests as well. You know, you're 29 years old right now, and in 30 years you should be around 59, 60. That's generally the peak of a human being's power in our current system, at least. How do you see Pakistan of 2050? I think if we are able to overcome the challenges,
especially within the system that we have in Pakistan, within the current system, then it can be, we have a lot of potential. We can do great things, especially with the global changes that are happening, with the industrialization that is happening in the third world, with the rise of China and everything. Or I think if we just need to focus on ourselves, अपनी जो सिस्टम के अंदर इश्यूज हैं उनको अगर हम फिक्स कर लें तो then we can be an economic power in 2050. Right. But it is an if we are able to fix the current system that we have, the flaws in our system, तो definitely then we can be a great thing. But अगर ये नहीं होते fix और ये system ऐसे ही चलता है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, आपकी गवर्नेंस जो वीक गवर्नेंस की हम लोग बात कर रहे थे, वीक रेट ऑफ स्टेट, तो आई थिंक नथिंग विल चेंज. बट Do you think these things can be fixed evolutionarily, or do you think there needs to be an overhaul of them, maybe an entirely new constitution, maybe, or entirely new system of governance, कि जी, not just for the elected representatives, but also in terms of होता ना कि एक आई थिंक इट नीड्स टू बी एवोल्यूशनरी, क्योंकि आपको बेसिकली लोगों का माइंडसेट चेंज करना है. तो आप कोई और सिस्टम भी ले आएँ, आप बात होती रहती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाए, आपका जो है मार्शल लॉ आ जाए, लोग बात कर रहे होते हैं, या कुछ भी हो जाए, दीज थिंग्स विल नेवर वर्क, क्योंकि आपका जो भी सिस्टम आते हैं इवेंचुअली आपके जो नीचे लोग हैं वो उसी सिस्टम में चल रहे होते हैं. Right. बस ऊपर से आपके बंदे फेसेस, ओनली द फेसेस चेंज. right. तो यस, It needs to be evolutionary. it needs to be evolutionary, yes. Right. Saad bhai, thank you so much for coming in and for sharing all the insight. बड़ा लेट मैंने आपको कॉल किया, बट आपने टाइम निकाला. Thank you so much. Thank you so much for having me. It was a pleasure being here, and yeah, thank you so much. And all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आई, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. दरमियान में हमने कुछ बातें ऐसी की थी जो कि कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, क्योंकि हमें पाकिस्तान में ना डिस्कोर्स में ज़्यादा सुनने की आदत नहीं है. तो अगर आप उससे डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर हमें बताएं. कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं, ओपिनियन से हमारे बदल सकते हैं. आप शायद ज़्यादा हमारे से ज़्यादा एजुकेटेड हो, तो यू माइट बी एबल टू चेंज दैट फॉर अस एज वेल. बट एनीवेज, फेसबुक वाली TBD कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम इस किस्म की मज़ीद बातें करते रहते हैं. सो इफ़ यू वांट टू गेट ट्रिगर्ड, कम जॉइन द TBD कम्युनिटी. वी टेक गेस्ट रिकमेंडेशंस, वी शेयर आर्टिकल्स एंड वी हैव कन्वर्सेशंस लाइक दिस एज वेल. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों से हमारी कन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब करेंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. इजी पैसा जायज़ कैश यहाँ पर कहीं पर आ रहा है, जहाँ पर आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं. वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. इसी के साथ साथ हमने नई पॉडकास्ट स्टार्ट की. It's called the Pakistan Pivot, where we talk to different government officials, policy makers, just to try to understand कि exactly different decisions जो वो लेते हैं उसके पीछे thought क्या होती है. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.